जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस कांस्टेबल की नई भर्ती के लिए आज हम लोग 14 मार्च 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिया गया था। तो उस एग्ज़ाम में पूछे गए जीके जीएस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आप लोग बिहार पुलिस सिपाही के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का बुक खोज रहे हैं तो आप लोग ये किरण पब्लिकेशन का बुक ले सकते हैं। इसमें 2010 से लेकर 2022 तक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों को दिया गया है। और यहाँ पे सही कर लेंगे, 14 तारीख के पेपर को कवर करेंगे, ना कि 21। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है। चलिए आंसर बताइए। और दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, 14 मार्च 2021 का जो पेपर है मॉडरेट लेवल का पेपर है। और पहले सिलेबस भी 12th लेवल पर था, लेकिन इस बार बिहार पुलिस का सिलेबस 10th लेवल पर किया गया है। तो पहले की तरह उतना हार्ड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो यहाँ पे पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है? तो यहाँ पे सही जवाब क्या है? याद रखिएगा, ये है केंद्रीय सतर्कता आयोग। यहाँ पर ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। दूसरा प्रश्न है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? चलिए आप सभी दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे। तो यहाँ पे सही जवाब है, इसमें यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। और भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया था, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ध्यान रखेंगे। और परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1948 में। आगे देखिए, वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कौन सा है? चलिए आप सभी तीसरे प्रश्न के लिए आंसर बताइए। इस प्रश्न पर आप सभी मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। वनों के वितरण को दिखाने वाला मानचित्र कैसा होता है? तो याद रखिएगा, थीमेटिक। यहाँ पे सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। आपको याद रखना है, सड़क, वर्षा, वन, उद्योग के वितरण दर्शाने वाले जो मानचित्र होते हैं इसे थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। आगे देखिए, आर्यभट्ट एक महान क्या थे? तो आप सभी जानते हैं आर्यभट्ट एक महान क्या थे? खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। तो बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए, मैथ्स के प्रश्न है, यदि m/2 - 2 = 6 है तो m का मान क्या होगा? तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। m/2 = 6 और -2 है तो इधर आएगा राइट साइड में +2। तो m/2 = 8/1 कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m का मान क्या आएगा? 16। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? चलिए आप सभी 6 के लिए आंसर बताएंगे। चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपया को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है? तो याद रखिएगा 1994। बी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1994 से किया गया है। मीराबाई किस काल की कवियत्री थी? देखिए ये प्रश्न अभी तक 3 से 4 बार अलग अलग एग्जामों में पूछे गए हैं, यानी कि CSBC द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं ये प्रश्न लगभग 3 से 4 बार रिपीट हो चुका है। तो इसको मार्क कर लीजिए। इसका आंसर क्या होगा? भक्ति काल। मीराबाई जो है भक्ति काल की कवियत्री थी। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? और यहाँ पे याद रखिएगा, मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज। आंसर बताइए, जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है कृष्णा सोबती। जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती द्वारा रचित है, ध्यान रखेंगे। और कृष्णा सोबती को 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, इसे भी ध्यान रखेंगे, 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
फणीश्वर नाथ रेणु की रचना याद रखिएगा, उपन्यास है मैला आंचल। एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मैला आंचल किसके किसके द्वारा रचित है, तो फणीश्वर नाथ रेणु। और मैला आंचल जो है ये भारत का प्रथम आंचलिक उपन्यास है, मैला आंचल। गुणसूत्र, जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, यानी कि वह गुणसूत्र आपको बताना है जिसमें गुणसूत्र बिंदु जो है अनुपस्थित होता है, तो उसे क्या कहा जाता है, याद रखिएगा उसे कहा जाता है एसेंट्रिक। यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है एसेंट्रिक। राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से वह राज्य जहां राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है वह कौन सा राज्य है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वह राज्य महाराष्ट्र है। यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन महाराष्ट्र। यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई सर्वाधिक है, ध्यान रखेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। सूचकांकों के बारे में कौन सा सही नहीं है, सभी ऑप्शन को एक एक करके पढ़िए। देखिए ऑप्शन ए में है सूचकांक एक विशेष प्रकार का माध्य है, ये बिल्कुल सही है। सूचकांक सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है, ये भी सही है। सूचकांक निरपेक्ष परिवर्तनों को मापता है, ये गलत है, क्योंकि सूचकांक जो है ये सापेक्षिक परिवर्तनों को मापता है न कि निरपेक्ष। तो बाकी सभी सही है, तो ऑप्शन सी जो है यही गलत दिया हुआ है। आगे देखिए भारतीय संविधान में कौन सा मूल अधिकार मानव के दुर्व्यवहार को निषिद्ध करता है, यहाँ पे निश्चित नहीं होगा निषिद्ध करता है। आंसर बताएंगे फटाफट से। तो कौन सा अधिकार है जो मानव के दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, तो सही जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ए ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब देखिए मौलिक अधिकार की बात करें, यहाँ पे मूल अधिकार है, तो वर्तमान में टोटल 6 मौलिक अधिकार है। पहले 7 मौलिक अधिकार थे लेकिन अभी जो है 6 है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है, अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और इसे भाग 3 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में रखा गया है, किसको, तो मौलिक अधिकार को, ध्यान रखेंगे। आगे देखिए और एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि संसद के द्वारा बंधुआ मजदूरी उन्मूलन जो एक्ट पारित किया गया था, कब पारित किया गया था, तो नोट कर लीजिए 1976 में। फिर से रिपीट कर देते हैं, संसद ने 1976 में बंधुआ मजदूरी उन्मूलन एक्ट पारित किया था, याद रखिएगा। आगे देखिए किस समिति ने पंचायती राज चुनावों में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की थी, तो यहाँ पे सही जवाब है अशोक मेहता समिति ने। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था, तो 1977 में जनता दल सरकार के द्वारा किया गया था। और अशोक मेहता समिति ने 2 स्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था, पहला जिला परिषद और दूसरा क्या था, पंचायत मंडल, याद रखिएगा। और इस समिति द्वारा ग्राम सभा को समाप्त करने की सिफारिश की गई थी। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क कर लीजिए। किसने राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है, तो ये कहा है हीगल ने। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। और राज्य व्यक्ति से पहले है, ये कथन किसका है, तो अरस्तु का। दोनों याद कर लीजिए, अरस्तु ने क्या कहा है कि राज्य जो है व्यक्ति से पहले है, और हीगल ने क्या कहा है कि राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा है। जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्या है, चलिए आंसर बताइए। ये इजी प्रश्न नहीं है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्य और केंद्र शासित दोनों को जोड़कर बताना है, तो कुल संख्या इसकी है 18। और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात पूछे तो 943 है। और भारत में
2011 में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। केरल में लिंगानुपात की बात करें तो 1084, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं केरल में। और भारत में 2011 में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा। कितना है हरियाणा में? तो 879। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता को अधिकारों के उत्पाद के रूप में देखता है? एक भी प्रश्नों को स्किप नहीं करना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ये कौन देखता है? लॉस्की। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और लॉस्की ने ही कहा था कि जहाँ कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं। निम्नलिखित कोयला खानों में से कौन सी मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है? तो ये बहुत ही सिंपल है, ये है सिंगरौली। सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। बिहार राज्य विधानमंडल में प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। जो भी बच्चे सी बता रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है 2 वर्ष। लेकिन अगर संसद की प्राक्कलन समिति की बात करें तो संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। और इस प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य होते हैं, जो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ये ध्यान रखेंगे। जैव विविधता शब्द किसने दिया था? ये प्रश्न भी 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है, इसको याद कर लीजिए। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वाल्टर जी रोजेन द्वारा किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन सी, वाल्टर रोजन। और विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है? तो कौन सा राज्य है जो गंगा बेसिन का भाग नहीं है? यहाँ पे आंसर क्या होगा? पंजाब। पंजाब राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, ये सतलज बेसिन के अंतर्गत आता है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। आगे देखिए, शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन है। यानी कि शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति जो है उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है निर्जलीकरण। यहाँ पे ए ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया था? और इस प्रैक्टिस सेट में आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं, सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके जरूर बताना है। और देखिए, आज शाम 7:30 बजे की क्लास बंद रहेगा, जो दूसरे चैनल पर कराया जाता है। तो यहाँ पे 22 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, ये कहा था, किसने परिभाषित किया था? तो आइवर जेनिंग्स ने। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्न में से कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? चलिए आंसर बताइए, कौन सी धातु वजन में सबसे हल्की है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 23 का फटाफट से बताइए। तो वजन में सबसे हल्की धातु है लिथियम। जो भी बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है लिथियम। आगे देखिए, यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो यूरोप में सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या था? तो सही जवाब है व्यापार का विस्तार एवं शहरी केंद्रों का विकास। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष किस स्थल से मिले हैं? तो इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, ऑप्शन डी, अरिकमेडु से। भारत में रोमन व्यापारियों की बस्ती के अवशेष अरिकमेडु से मिले हैं। और संगम काल में रोमन व्यापारी की विस्तृत जानकारी मिलती है। पूछा जा सकता है कि किस काल में रोमन व्यापार की विस्तृत जानकारी मिलती है? तो नोट कीजिए, संगम काल में। अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक कौन सी है?
तो अरुण कमल की कविता से संबंधित पहली पुस्तक है अपनी केवलधार। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है। लाल किताब यानी रेड डाटा बुक। तो लाल किताब जो है ये विलुप्त प्राय पादप एवं जंतुओं का आंकड़े उपलब्ध करवाती है। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। राजपूत काल में निम्नलिखित में से कौन सी नवीन जाति प्रमुखता में आई? चलिए आंसर बताइए 28 के लिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक कर दें। तो राजपूत काल में कायस्थ जाति, कौन सी जाति? कायस्थ जाति जो है ये प्रमुखता में आई थी। और कायस्थ जाति की उत्पत्ति जो है गुप्त काल में बंगाल से माना जाता है। हड़प्पा के निवासी खाली स्थान के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। तो हड़प्पा के निवासी जो है किसके साथ? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे। और मेसोपोटामिया क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता की समकालीन मेसोपोटामिया सभ्यता थी। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति के बल सिद्धांत का समर्थक है? तो यहाँ पे सही जवाब है ओपेनहाइमर। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी थी? तो किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दिया था? तो ये रचना है उसने कहा था। सी ऑप्शन जो भी बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो टमाटर का लाल रंग आप सभी जानते हैं लाइकोपीन के कारण होता है। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथ्रोसायनिन के कारण गाजर का रंग लाल होता है। और गाजर का रंग पीला पूछे तो कैरोटीन के कारण होता है। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो देखिए संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है 9 दिसंबर 1946 को। और इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता किया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। तो सही जवाब है सी ऑप्शन। चुका भी नहीं हूं मैं रचना के लिए शमशेर बहादुर सिंह को पुरस्कार मिला। किस क्षेत्र में मिला? फटाफट से आंसर कीजिए। साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार, कबीर सम्मान या ज्ञानपीठ पुरस्कार? तो शमशेर बहादुर सिंह को 1977 में चुका भी नहीं हूं मैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो सही जवाब है ए ऑप्शन। कब? तो 1977 में। आगे देखिए पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? तो पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय था? इसका सही जवाब है पूर्ण निर्माण। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है। चलिए 36 के लिए आंसर बताइए। दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा है किसकी? तो याद रखिएगा ये कौशल्या वैश्यत्री की आत्मकथा है। और यह प्रथम दलित आत्मकथा है दोहरा अभिशाप। और इसका प्रकाशन 1999 में किया गया था। निम्नलिखित में से मीराबाई की भक्ति थी। तो अभी हमने आपको बताया था मीराबाई ये भक्ति काल की कवित्री थी। और मीराबाई की भक्ति किस प्रकार की थी? तो याद रखिएगा माधुर्य भाव। यहाँ पे डी ऑप्शन सही जवाब है। इसको भी स्टार मार्क कीजिए। और मीराबाई के पति का नाम क्या था? तो भोजराज। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? तो दोस्तों हीरा और ग्रेफाइट क्या है? यहाँ पे सही जवाब है कार्बन के अपर रूप है हीरा और ग्रेफाइट। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? चलिए आंसर बताइए फटाफट से। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ये अस्तित्व में कब आया था? इसे भी नोट कर लीजिए 24 अक्टूबर 1945 को। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है इस प्रारूप संघ का प्रारूप जो है किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रारूप तो याद रखिएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। कार्क
कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या होता है? तो कार्क कोशिकाओं की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ जो है ये सुबेरिन होता है। इसको भी याद कर लीजिए, क्या होता है? सुबेरिन। आगे देखिए, ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो कहा जाता है? तो ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा, इसको कहा जाता है वायदा बाजार। सही जवाब है डी ऑप्शन। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? तो पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय आप सभी जानते हैं हाजीपुर में है। और पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय पूछे मुंबई में है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। खाली स्थान मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे? तो देखिए, शेख हमीदुद्दीन नागौरी ये मोइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य थे। और मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह पूछा जाता है कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है? तो देखिए, आप लोगों ने 10th क्लास में पढ़ा होगा कि निम्न क्रियाशील धातु जो है अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो कम क्रियाशील धातु जैसे हो गया आपका चांदी, जिसको सिल्वर भी कहा जाता है, सोना, कॉपर, ये सभी क्या है? अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं देता है। तो ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है कॉपर। बाकी ये सभी हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा। निम्न में से कौन सा मुद्रा का प्राथमिक कार्य है? तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? तो सही जवाब है मूल्य का माप। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूल्य का माप मुद्रा का ये प्राथमिक कार्य है, याद रखिएगा। प्रकाश का सबसे अच्छा प्रवर्तक क्या है? इसको भी मार्क कर लीजिए। तो प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है किसको? रजत। यहाँ पे बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, रजत यानी कि एजी यानी कि चांदी को माना जाता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। चलिए आंसर बताइए फटाफट से। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं। तो याद रखिएगा, दोनों सदनों के निर्वाचित व मनोनीत सदस्य होते हैं। सही जवाब है बी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक करके और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ सेशन को जरूर शेयर करें।